बात है वर्ष 1923 ईस्वी की, जब मारवाड़ सरकार के लिए हुए फैसले के विरोध में ट्रेन की पटरियों पर मारवाड़ हितकारिणी सभा के कुछ कार्यकर्ता लेट गए। इस बात से निडर होके कि लोकतंत्र नहीं है, यहां तो राजतंत्र है और अगर आपके ऊपर ट्रेन चढ़ा भी दी जाएगी तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। इतनी हिम्मत के साथ ये कार्यकर्ता जय नारायण व्यास के नेतृत्व में ट्रेन की पटरियों पर लेट गए। वही जय नारायण व्यास जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो आखिर यह ऐसा सब क्यों हुआ? मारवाड़ सरकार के द्वारा यानी मारवाड़ राजा के द्वारा ऐसा कौन सा निर्णय ले लिया गया था? इसी सब विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित मारवाड़ किसान आंदोलन का ये पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। जब बात मारवाड़ के किसानों की हो तो यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि मारवाड़ या मरुवाड़ क्या है, उसकी क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, वहां के किसानों को जीवन यापन में किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता होगा और राजा के द्वारा जो टैक्स या जो कर लगा दिए जाते थे, कैसे इन कर या टैक्स की वजह से उसके जीवन यापन का संघर्ष और बढ़ जाता होगा। तो पहले मारवाड़ को समझें। देखिए, यह शब्द ही अपनी व्याख्या कर रहा है। मारवाड़ जो कि मरुवार से बना है। मरु का अर्थ होता है मृत्यु, मतलब मृत्यु का क्षेत्र। ऐसा प्रदेश जहां दूर दूर तक आपको नाम मात्र की वनस्पति ही नजर आएगी। ऐसा प्रदेश जहां दूर दूर तक आपको रेत के टीले ही नजर आएंगे। तो ऐसे क्षेत्र में किसान पानी की कमी की वजह से अपनी फसल के लिए किस प्रकार का संघर्ष करता होगा, यह बड़ी आसानी से आप अपने दिमाग में चित्रित कर पा रहे होंगे। और ऐसे में यदि उन पर 123 या 136 प्रकार के लाग बाग और बैठ बेगार लगा दी जाएं, तो किसानों का संघर्ष इतना बढ़ जाता था कि उनके स्वयं के जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत ही अनाज उनके पास बचता था, या कई बार तो ऐसा होता था स्वयं उनके पास में उनके स्वयं के लिए भी थोड़ा बहुत अनाज भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। वही मारवाड़, वही मरुवाड़ जिसकी राजधानी जोधपुर हुआ करती थी, ये जोधपुर। और संपूर्ण मारवाड़ अगर हम कहें तो ये मैं एक रफली एक सर्किल बना देता हूं, ये होता था मारवाड़, जो कि वर्तमान में राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 26% है। यहां पर टोटल जितनी भी भूमि थी, इस सारी भूमि में से 87%, 87% जो भूमि थी वो जागीरदारों के अधीन आया करती थी। यानी कि इस 87% भूमि पर जागीरदार शासन किया करते थे, राजा के अधीन रहते हुए। और जागीरदार किराए पर किसानों को जमीन के पट्टे दे दिया करते थे कि जब तक आप खेती कर रहे हो, जब तक आप लगान चुका रहे हो, जब तक आप टैक्स दे रहे हो, तब तक मेरी इच्छा है तब तक आप इन जमीनों के पट्टे रख सकते हैं, और जब मेरी इच्छा नहीं हुई तो ये पट्टे आपसे वापस लेकर किसी और को दे दिए जाएंगे अगर आप किराया चुकाने में असमर्थ रहे। तो आप किसानों के ऊपर जागीरदार हैं, जागीरदार के ऊपर राजा है, राजा के ऊपर अंग्रेज हैं। तो सोचिए इन किसानों को कितना टैक्स देना पड़ता होगा या कितना टैक्स इनसे लिया जाता था कि हर वर्ग संतुष्ट रहे, जागीरदार भी, राजा भी और अंग्रेज भी। दूसरा जो आता था वो आता था शेष बची 13% भूमि, जिसको हम कहते हैं खालसा भूमि। खालसा भूमि अर्थात सीधे वो भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी और इसका टैक्स या कर सीधे राजा के पास में जाता था, जागीरदार के माध्यम से होते हुए राजा के पास में नहीं जाता था, सीधे राजा के पास में जाया करता था। वो होती थी आपकी 13% भूमि, जिसको खालसा भूमि कहा जाता था। अब हम आते हैं उस विषय पर जिसकी शुरुआत हमने इस वीडियो से की थी कि आखिर वर्ष 1923 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता, फिर से बोलता हूं, मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता इन रेल की पटरियों पर क्यों लेट गए थे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा 1-2 माह पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना नवंबर दिसंबर के आसपास की है वर्ष 1923 में, और हमको चलना पड़ेगा अक्टूबर माह में। तो बात है 29 अक्टूबर वर्ष 1923, और इस समय मारवाड़ राज्य की ओर से एक निर्णय लिया गया। निर्णय यह था कि अब तक मारवाड़ के जो मादा पशु हैं,
मादा पशु हैं, अब तक उनके निर्यात पर, राज्य से बाहर उनके एक्सपोर्ट या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन 29 अक्टूबर 1923 के लिए हुए फैसले के द्वारा अब मारवाड़ राज्य से इन मादा पशुओं के बाहर निर्यात पर यह प्रतिबंध हटा लिया गया। यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया? सीधी सी बात है, मारवाड़ के शासक महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। तो थोड़ा सा महाराजा उम्मेद सिंह का भी परिचय ले लेते हैं। ये थे महाराजा उम्मेद सिंह, जो कि वर्ष 1918 से और 1947 तक मारवाड़ के शासक रहे थे। उम्मेद सिंह को हम एक भवन के लिए भी जानते हैं, उम्मेद पैलेस या छीतर पैलेस। यह है उम्मेद पैलेस या छीतर पैलेस, जिसके संबंध में यह कहा जाता है कि यह भारत का या एशिया का, ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसके संबंध में एक बात है कि वर्ष 1930 में जब मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था, तो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा यहां पर लोगों को अनाज के बदले काम उपलब्ध करवाया गया था। और इस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण भी इसी प्रकार से करवाया गया, जिस प्रकार से आजकल मनरेगा की योजना चलती है कि आप काम करो, काम के बदले आपको पैसा दे दिया जाएगा। और उस समय क्या था, आप काम करो, काम के बदले आपको अनाज दे दिया जाएगा। तो उन्होंने काम करके ये उम्मेद भवन बनाया, जिसको हम छीतर पैलेस कहते हैं, क्योंकि छीतर का यहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो उम्मेद भवन पैलेस या छीतर पैलेस कहते हैं, जो काम के बदले अनाज योजना के द्वारा यहां पर बनाया गया था और महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इनके द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था। वापस इस विषय पर आ जाओ। अब यह निर्णय क्यों लिया? निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जब राज्य से बाहर कुछ निर्यात किया जाता था तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी या निर्यात कर लगाया जाता था। उससे राजस्व बढ़ता था। तो राजस्व बढ़ाने के लिए महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा यह निर्णय लिया गया। लेकिन अब किसानों की भी अपनी समस्याएं थी। समस्या यह थी कि साहब, आपने मादा पशुओं के निर्यात पर रोक हटा दी है, तो ऐसे में राज्य से बहुत सारे मादा पशु बाहर चले जाएंगे। और मारवाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये तो अभी आप भी जान चुके हैं कि मारवाड़ यानी मरुवाड़, जहां पर कृषि के योग्य या कृषि के अनुकूल परिस्थितियां ही ना हो। तो ऐसे में किसानों के जीवन यापन का जो मुख्य स्रोत हुआ करते थे वो पशु हुआ करते थे, क्योंकि पशु और पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद थे वही किसानों के लिए मुख्य स्रोत हुआ करते थे उनके जीवन यापन का। लेकिन अगर मादा पशु बाहर चले जाएंगे तो किसानों के लिए दूध, दही, घी, छाछ यानी डेयरी प्रोडक्ट की कमी होने लग जाएगी। और किसान इसीलिए मादा पशुओं के निर्यात पर जो रोक हटा दी थी उसका विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वापस से रोक लगा दी जाए। और किसानों के इस संघर्ष में साथ दे रही थी मारवाड़ की एक संस्था, वो थी मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो वापस इस विषय पर आ जाते हैं कि साहब, मारवाड़ हितकारिणी सभा थी और उनके साथ ही, मारवाड़ हितकारिणी सभा के साथ ही किसान थे। और ये कार्यकर्ता, मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता, ये स्वयंसेवक जिनको हम कह सकते हैं, वो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में वर्ष 1923 के अंत में रेल की पटरियों पर लेट गए कि हम इन ट्रेनों के माध्यम से इन पशुओं को, मादा पशुओं को राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे। अब आगे क्या हुआ इसके बाद, वर्ष 1924 में क्या हुआ, राजा ने निर्णय बदला या नहीं बदला, उस पर हम बात करें तो थोड़ा सा एक बार इस विषय पर मैं जरूर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या है। क्योंकि वो मारवाड़ी हितकारिणी सभा जिसकी वजह से अब किसानों की जीत हुई, तो उसके संबंध में चर्चा करना तो आवश्यक हो ही जाता है। तो बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा की। मारवाड़ हितकारिणी सभा दरअसल ये एक राजनीतिक संगठन था, यानी लोगों में राजनीतिक जनजागृति लाने के लिए इस प्रकार का यह संगठन बनाया गया था, ताकि नागरिक अधिकार उनको प्रदान या प्राप्त कराए जा सकें। हालांकि शुरू में इसकी गतिविधियां बहुत सीमित थी और निष्क्रिय भी रहा। बाद में फिर ये वापस से इसको सक्रिय किया गया। शुरू में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था वर्ष 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा। लेकिन कुछ समय तक ये निष्क्रिय रहा ये संगठन। तो फिर इसका पुनर्गठन किया गया वर्ष 1923 में, और 1923 में इसके पुनर्गठन का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को।
हालांकि यह मारवाड़ का कोई पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। इससे पहले, सबसे पहले मारवाड़ में वर्ष 1915 में एक संगठन बनाया गया था, वो था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। 1915 में बनाया गया था मारवाड़ का पहला संगठन। कौन सा? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कब बना था? 1915 में। लेकिन इसकी गतिविधियां सीमित थी और कुछ विशेष उल्लेखनीय बात भी नहीं है। तो फिर बात आई वर्ष 1918 में और मारवाड़ हितकारिणी सभा बना दिया गया। इसके बाद में 1918 के बाद और 1923 के पहले, यानी कि इसके गठन के बाद और इसके पुनर्गठन के पहले, इस समय अंतराल के बीच में वर्ष 1920 में 1920 में एक और संगठन बनाया गया था। उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है, फिर हम उसी विषय पर लौटेंगे। 1920 में जो संगठन बनाया गया था वो था मारवाड़ सेवा संघ। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मारवाड़ सेवा संघ 1920, ये कहां से आया? तो इसके संबंध में मुझे आपसे थोड़ी सी चर्चा और करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे अगर मैं बता दूंगा तो आप हर विषय को रटना शुरू कर देंगे। तो यह संगठन कहां से आया, मारवाड़ सेवा संघ? इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, एक वर्ष पहले, और मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र में। तो बात है वर्ष 1919 की, और जगह है महाराष्ट्र का वर्धा। वर्धा में 1919 में एक संगठन बनाया गया था, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, इससे कड़ी जुड़ जाएगी मारवाड़ सेवा संघ की। क्यों बनाया था यह संगठन? दरअसल इस संगठन को बनाने से पहले महात्मा गांधी और विजय सिंह पथिक, ये विजय सिंह पथिक जिन पर भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 1992 में, ये विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम था भूप सिंह, ये विजय सिंह पथिक जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, बुलंदशहर के, ये विजय सिंह पथिक जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के रहने वाले थे, और भूप सिंह इनका नाम था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया। पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में इनके संबंध में बात कर चुका, बेगू किसान आंदोलन में भी इनके संबंध में बता चुका हूं। तो विजय सिंह पथिक और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। महात्मा गांधी ने इनको सुझाव दिया कि यदि आप राजस्थान के किसानों की समस्या को हल करना चाहते हैं, किसानों को सहयोग देना चाहते हैं, तो अभी तो कांग्रेस से कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि कांग्रेस की आरंभ में एक नीति थी कि रियासतों के मामलों में कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। इसीलिए इनको यह सुझाव दिया गया कि आप संगठन बनाइए और समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की समस्या को साधारण जन तक पहुंचाइए। तो इसीलिए विजय सिंह पथिक ने वर्ष 1919 में वर्धा, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में आता है, राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। और भी इनके अतिरिक्त और भी कुछ नेता थे, उनके नाम भी आप ध्यान रखना। जैसे एक तो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, इनका भी बार बार बहुत जगह नाम आता है। इसके अतिरिक्त हरि भाई कीकर, हरि भाई कीकर, इसके अतिरिक्त जमनालाल बजाज, जो कि पैसे वाले व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज सेठ हुआ करते थे, और इन संगठनों के लिए और कांग्रेस के लिए भी ये डोनेट किया करते थे, पैसे दिया करते थे। इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं, जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे। क्यों कहते थे? ये मानते थे कि साहब पहले नंबर का जो गुलाम है वो मेरा देश है, भारत। दूसरे नंबर के जो गुलाम हैं वो हैं देसी रियासतें, यानी राजे रजवाड़े। तीसरे नंबर का जो गुलाम है वो है मेरा क्षेत्र सीकर, क्योंकि ये सीकर से संबंधित थे। ये सीकर, यही इनका जन्म हुआ था एक जगह पर, काशी का बास, एक गांव है काशी का बास, जहां पर 4 नवंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। और चौथे नंबर का ये गुलाम मानते थे स्वयं को, इसीलिए ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। हिंदी भाषा के पक्षधर हुआ करते थे, हिंदी को कहते थे ईमान की भाषा, और गांधी जी के साथ रहते थे तो खादी का भी काफी प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये कुछ प्रमुख नेता थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो गई और 1919 में
फिर बाद में यहीं से एक समाचार पत्र भी निकाला गया था और वो था राजस्थान केसरी। दरअसल राजस्थान के एक क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारहट, उनके नाम पर ही यह राजस्थान केसरी निकाला गया था। बाद में फिर इस संगठन का जो कार्यालय है वो वर्धा से हटाकर और राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया और राजस्थान में एक जगह थी अजमेर, आज भी है, अजमेर जिला है राजस्थान का, वहां स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि अजमेर जो है वो चीफ शिप हुआ करता था, यहां पर सीधे अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ करता था, जबकि बाकी राजस्थान में जो रियासतें होती थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने, तो बाकी के क्षेत्र राजाओं और जागीरदारों के अधीन आया करते थे, जबकि यह क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के अधीन आया करता था। और अंग्रेज जो हैं वो राजे रजवाड़ों की अपेक्षा नियम और कानून को ज्यादा माना करते थे। ठीक है साहब, यहां 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। यहां से कुछ समाचार पत्र भी निकाले गए थे, जैसे एक तो नवीन राजस्थान, लेकिन जब इस पर रोक लगा दी गई तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया तरुण राजस्थान। यह हो गया तरुण राजस्थान। बाद में फिर यह जो संगठन था वर्ष 1927 तक आते आते लगभग समाप्त सा हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं समाप्त हो गया था, लगभग समाप्त सा हो गया था, क्योंकि 1927 तक आते आते विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी दोनों के मध्य मतभेद हो गए थे बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में। यह चर्चा मैं वहां कर चुका कि मतभेद क्यों हुए थे, और इसीलिए यह संगठन इनकी आपसी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया और एक प्रकार से निष्क्रिय सा हो गया था। और फिर बाद में 1927 में इस तरुण राजस्थान का संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से किया गया, ब्यावर जो कि वर्तमान में अजमेर जिले में ही आता है। खैर, इतना काफी है ये समझाने के लिए कि ये मारवाड़ सेवा संघ कहां से आया। तो अब वापस इस विषय पर आ जाइए। ये जो मारवाड़ सेवा संघ था ये 1920 में इसका गठन किया गया। ये उसी की एक शाखा के तौर पर गठित किया गया था, राजस्थान सेवा संघ की शाखा के तौर पर, कि साहब राजस्थान सेवा संघ तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करे और इसकी शाखाएं बनाई जाए। तो इसकी एक शाखा थी मारवाड़ सेवा संघ, और मारवाड़ सेवा संघ ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। इस मारवाड़ सेवा संघ को आप एक आंदोलन के संबंध में याद रख सकते हैं, और वो है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन क्या था ये तोल आंदोलन? तो देखिए बात क्या है वर्ष 1920-21 की, 1920 और 21 की। महाराजा उमेद सिंह के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि तोल की जो मात्रा है उसमें कटौती की जाए। एक सेर में 100 तोले हुआ करते थे, और महाराजा उमेद सिंह ने यानी मारवाड़ रियासत ने, मारवाड़ सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक सेर में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले कर दिए जाएं। लिख देता हूं, एक सेर कितने होते थे? 100 तोले। महाराजा ने निर्णय लिया कि नहीं, आज से क्या होंगे? 80 तोले। तो किसानों ने मारवाड़ सेवा संघ के माध्यम से यह विरोध जताया, और फिर महाराजा को मजबूर होकर वापस से 80 तोले के स्थान पर फिर से 100 तोले का एक शेर ही रखना पड़ा, और यह कहलाया था तोल आंदोलन, जो कि मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में इस आंदोलन ने सफलता प्राप्त की। ठीक है साहब, तो यह मारवाड़ सेवा संघ की बात तो हो गई। हमारा जो विषय था वो था मारवाड़ हितकारिणी सभा, हम उस पर चर्चा कर रहे थे, तो इन बाकी सबको तो मैं हटा देता हूं। वापस उसी विषय पर आ जाते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में चांदमल सुराणा ने इसका गठन किया, और 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था। अब हम चलते हैं वापस उन रेल की पटरियों पर। तो ये रेल की पटरियां मुझे वापस लानी पड़ेंगी, और फिर से वही विषय आ जाता है कि 1923 में नवंबर दिसंबर माह में इन रेल की पटरियों पर मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ता राज्य के मादा पशुओं के निर्यात पर लिए गए निर्णय के विरोध में इन रेल की पटरियों पर लेट गए। बाद में फिर इन मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा एक मीटिंग भी की गई, एक बैठक भी बुलाई गई। वो बुलाई गई थी 15 जुलाई 1924 जोधपुर में। महाराजा को ज्ञापन सौंपा गया, और महाराजा ने फिर बाद में सितंबर 1924 में अपने द्वारा लिए गए मादा पशुओं के निर्यात के उस निर्णय पर फिर से रोक लगा दी। यानी कि सितंबर 1924 में इनकी यह विजय हो गई, और साथ ही साथ जो चारे पर जो निर्यात किया जा रहा था, जो चारे का भी निर्यात किया जा रहा था, उस पर भी रोक लगा दी गई। तो यह तो था एक पहला आंदोलन, लेकिन अभी यहां पर यह समाप्त नहीं होने वाला। अभी
मारवाड़ के ये जो किसान आंदोलन है, इनके संबंध में और भी बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी घटना की शुरुआत हम करते हैं जयनारायण व्यास की गिरफ्तारी से। अब जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया, कहां मुकदमा चलाया गया, क्या क्या मुख्य मुख्य बातें थी, उस सब के संबंध में मैं बात करूंगा मारवाड़ किसान आंदोलन की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद।